ठीक है ना। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया, तीसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है ना, ये तीसरा स्टेप है। जब सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा सिस्टम डिजाइन होगा। सिस्टम डिजाइन इज अ काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, कौन से मॉड्यूल्स होने चाहिए, प्रोग्रामिंग कैसे होगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने आवर में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट इज अ पेपर वर्क। ठीक है ना, जब पेपर पर सारा चीजें एकदम लिस्ट हो गई, उसके बाद हम लोग सिस्टम पर उतरेंगे और सिस्टम पर जो काम करेंगे वो कोडिंग करने वाले लोग होंगे। तो अगला स्टेप कोडिंग का है। कोडिंग के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। जो कोडिंग करने वाला है वो अपने हिसाब से टेस्ट करके प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ठीक है, लेकिन किसको डिलीवर करेगा? टेस्टर को डिलीवर करेगा, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर को मर्सीलेस तरीके से चेक किया जा रहा है तभी उसकी क्वालिटी इंश्योर होती है कि दिस सॉफ्टवेयर हैज नो बग। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट टेस्टिंग कौन करेगा? जो आपके जान पहचान का नहीं होगा, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी सबसे बेस्ट जो है आपकी टेस्टिंग करेगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद क्या होगा? टेस्ट होने के बाद जो है आपका सॉफ्टवेयर किस में जाएगा? इंस्टॉलेशन में जाएगा। इंस्टॉलेशन आपका सिस्टम पे हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, फिर जो है वो कुछ समय तक काम करेगा, और अगर एडिशनल फीचर उसमें कुछ ऐड करेंगे तो सिस्टम किस में जाएगा? मेंटेनेंस फेज में जाएगा। तो अगर आप इसको एक डायग्राम से समझना चाहें तो ये देखिए, एक डायग्राम हम लोग बना दे रहे हैं। पहला स्टेप, इस पे लिखता भी तो नहीं है, कैसे लिखाएगा इस पे? ये आपका पेन हो गया, दिस इज माय कलर, और ये जो है सही से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये पहला स्टेप हो गया। इसी तरीके से ये जो है आपका सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, उसके बाद फोर्थ स्टेप, इसके बाद फिफ्थ स्टेप, उसके बाद सिक्स्थ स्टेप एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फीचर है, मान लीजिए कि पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज इज कंप्लीटेड, देन वी मूव टुवर्ड द सेकंड फेज। ठीक है ना, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी अगर सक्सेसफुली हो रही है तो फिजिबिलिटी स्टडी से हम लोग कहां पर जाएंगे? फिजिबिलिटी स्टडी से हम लोग जाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम लोग कहां पर जाएंगे? यहां से जंप करके हम लोग यहां पर पहुंचेंगे, एंड दिस स्टेप इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद हम लोग कहां पर पहुंचेंगे? यहां पर पहुंचेंगे। दिस स्टेप इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। ठीक है, सिस्टम डिजाइन। और सिस्टम डिजाइन के बाद हम लोग कहां पर पहुंचेंगे? कोडिंग पार्ट में। ठीक है ना, सिस्टम डिजाइन के बाद कोडिंग पार्ट। अगर कोडिंग भी सक्सेसफुली हो रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग कहां पर जाएंगे? कोडिंग के बाद हम लोग जाएंगे टेस्टिंग। ठीक है ना, तो एक तो लिखने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इसके साथ हम लोग एक एनाकोंडा ओपन कर लेते हैं। उसमें जो है लिखने में हमको जो है जो चीज लिखना है वो ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है ना, मुझको लग रहा था कि इस पे जो है ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
छोड़िए, नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा, ये काफ़ी डिले हो जाएगा इन सब चीज़ों के। उसमें हम लोग जो हैं एक काम करते हैं, इसको आज ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज इसको अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये जो पहला पार्ट है, ये है फिजिबिलिटी स्टडी। एफ ई नहीं लिखा, लिख नहीं मिल रहा है, मतलब जो है उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड ओपन कर लें, ऑफिस ओपन कर ले रहे इधर। तो ये जो 7 स्टेप प्रोसीजर है, ये तब अप्लीकेबल है, आप देख पा रहे हो कि यहां से ये लैडर तरीके से फॉर्म, एक लैडर की तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इफ फर्स्ट स्टेप इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर फिजिबिलिटी स्टडी सक्सेसफुली है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये स्टेप कंप्लीट हो रहा है, फिर हम लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। इफ दिस स्टेप इज आल्सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड, देन वी आर मूविंग टूवर्ड सिस्टम डिजाइन, और सिस्टम डिजाइन भी अगर सक्सेसफुली हो गया, फिर हम लोग कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, कोडिंग के बाद टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि टेस्टिंग करने पर एक एरर आती है, एक एरर आती है, एरर क्यों आ रही है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस स्टेप पर, ये जो स्टेप है यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है, और टेस्टिंग में एक एरर जनरेट हो सकती है। तो एरर को आपको फिक्स करना है, एरर क्यों हो रही है, क्यों, रीजन क्या हो सकता है एरर होने का। या तो आपकी कोडिंग सही तरीके से नहीं हुई, ठीक है ना। तो कोडिंग पार्ट में हम लोग गए और कोडिंग पार्ट से उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिक्स हो गया एरर, देन गुड इनफ, बट इफ इट इज नॉट फिक्स बाय कोडिंग, ठीक है ना, अगर कोडिंग से आपका एरर फिक्स नहीं हो रहा है, तो प्रोबेबली एरर कहां पर है, जो आपने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है वहां पर गलत होगा। तो सिस्टम डिजाइन को हम लोग फिर से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, और सिस्टम डिजाइन मॉडिफाई करने के बाद फिर से कोडिंग को चेंज करेंगे, और फिर से टेस्टिंग करेंगे कि क्या सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फिर भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हम लोग एक स्टेप और पीछे जाएंगे, ठीक है ना। तो कोडिंग में अगर एरर आ रही है तो हम लोग कहां पर जा रहे हैं, अगर टेस्टिंग में एरर आ रही है तो कहां जा रहे हैं, कोडिंग में जा रहे हैं। और अगर एरर फिक्स हो जा रही है तो ठीक है, अगर एरर फिक्स नहीं हो रही है तो हम लोग कहां पर जा रहे हैं, पिछले फेज में जा रहे हैं। और पिछले फेज में मॉडिफाई करने के बाद अगर एरर फिक्स हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं फिक्स हो पाई तो कहां पर हम लोग जाएंगे, उसके पिछले स्टेप में जाएंगे, कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम, जो एरर आ रही है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या प्रॉब्लम को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन के कारण हो रहा हो, तो उसको हम लोग फिर से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जब ये स्टेप मॉडिफाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग कोडिंग और टेस्टिंग भी मॉडिफाइड होंगे। तो इस तरीके से अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर है, तो प्रोग्राम के एरर को हम लोग इटरेटिव तरीके से, ठीक है ना, बैक ट्रैक करके एरर को फिक्स कर रहे हैं। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है ना। तो 7 स्टेप्स हो गए, 7 स्टेप्स डेवलपमेंट के हो गए। ये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, लिखना लिख देंगे तो आपके लिए जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो चीजें भूल जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है,
डेवलपमेंट का जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप आपका है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब जिस काम को आप करना चाहते हैं क्या वो एक टाइम फ्रेम में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो आज से 4 महीने बाद डिसाइड करना कि जो आपने टास्क सोचा हुआ था वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं है, तो आपके 4 महीने का जो काम था वो बर्बाद होगा। तो काम शुरू करने के पहले आपको टेस्ट करना होता है कि जिस टारगेट को हम लोग अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। सेकेंड स्टेप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन। दूसरा स्टेप जो है प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन का है। तीसरा स्टेप जो है, थर्ड स्टेप इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। दिस इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन। यहां से आपको लगता है इसमें सिस्टम वर्ड इन्वॉल्व है, इट सिंपली मीन्स दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर, लेकिन ये ट्रू नहीं है। सिस्टम डिजाइन इज कंप्लीटली डन ऑन द पेपर, ठीक है ना। इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे लेआउट होंगे, कैसे कैसे मॉड्यूल्स होंगे, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी, फिर प्रॉब्लम जब छोटे छोटे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और किस तरीके से प्रॉब्लम को जोड़ करके पूरा सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज जस्ट लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग, यू मस्ट हैव अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर बिल्डिंग, ठीक है ना। जब फाउंडेशन बनाने के पहले ही ये डिसाइड नहीं होता है कि हम लोग कहाँ पर क्या रखेंगे, पहले जो है पेपर वर्क होता है और जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तब जो है नीचे का काम शुरू होता है। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड सिस्टम डिजाइन। इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर का ये ब्लूप्रिंट है, ठीक। अब जब जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, अब आपकी कोडिंग शुरू होगी, ठीक है। नाउ यू आर डूइंग कोडिंग फॉर योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम को अब आप अप्रोच क्या फॉलो करते हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, ठीक है ना, कि कोडिंग के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, कौन सी लैंग्वेज किस काम के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो कोडिंग हमने शुरू किया, कोडिंग इज अ फिफ्थ स्टेप, ठीक है ना। तो कोडिंग वगैरह बहुत बाद की चीजें हैं, उसके पहले बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती हैं। कोडिंग के बाद क्या होना चाहिए, कोडिंग के बाद कि जो हमने कोड लिखा हुआ है क्या वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो कोडिंग जो करने वाला जो एम्प्लॉय है, ही टेस्ट हिज सॉफ्टवेयर बाय ओन, ठीक है ना, अपने द्वारा वो टेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर को। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने कोड को लिखा हुआ है और एक बार आप गलती कर रहे हैं तो आपके द्वारा गलती को पकड़ पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो किसी प्रोग्राम को सबसे बेहतर टेस्ट वो करेगा जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। योर बेस्ट एनिमी इज योर बेस्ट टेस्टर, ठीक है ना। जो आपका दुश्मन होगा वो सबसे बेहतर टेस्टिंग करेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या होगा, ही विल ट्राई टू मेक योर सॉफ्टवेयर फेल, ठीक है ना। और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी पॉसिबिलिटी पर टेस्ट करेगा, और अगर हर बार रिजल्ट सही आ रहा है इसका मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, टेस्टिंग के बाद इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर किसी पार्टी को डिलीवर किया हुआ है, तो वो आपके पास जो है आप एग्जीक्यूटेबल कोड उसको प्रोवाइड करते हैं विथ एश्योरेंस दैट विद इन 5 years इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेज
company is liable to fix that error. ठीक है ना, it is responsibility of a company to fix error. तो इतने steps, मान लीजिए कि आज की डेट में सॉफ्टवेयर एकदम करेक्ट काम कर रहा है, लेकिन विथ ड्यू कोर्स कंपनी फील दैट सॉफ्टवेयर मस्ट हैव सम एडिशनल फीचर. ठीक है ना, तो किसके पास जाएगा? डेवलपर के पास जाएगा, और डेवलपर फिर से एडिशनल फीचर को ऐड करने के लिए एडिशनल अमाउंट लेगा और उसको जो है मॉडिफाई करेगा. ठीक है ना, तो ये स्टेप्स हैं. These steps are used for development of a software. एक क्वेश्चन और आता है जो दिमाग में आता है और आपके समझ में आना चाहिए. What is difference between project and a software? ठीक है ना, प्रोजेक्ट क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. What is a project? Project means which must be complete within finite time. ठीक है ना, एक ऐसा काम, सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं होते. प्रोजेक्ट रोड प्रोजेक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो सकता है. ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट एक वाइडर सेंस में एक ऐसा टास्क है which must be complete within a finite time. जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू होता है उसी दिन कब खत्म होगा उसकी डेट डिसाइड होती है. जैसे एक प्रोजेक्ट है तो आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है 5 इयर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने कोई एक ऐसा टारगेट रख लिया जो आप काम करते जा रहे हैं लेकिन कब कंप्लीट होगा आपको कोई आइडिया नहीं. तो दिस इज नॉट अ प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट मीन्स समथिंग इन व्हिच you can achieve, you will achieve, and you have to achieve target within specified time. ठीक है ना, within specified time, एक finite time के अंदर जिस दिन शुरू होता है प्रोजेक्ट उसी दिन जो है प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की डेट डिसाइड होती है. और हर एक फेज का कि कितने समय में, वीकली कितना वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, मंथली कितना वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो क्वार्टरली कितना कंप्लीट होना चाहिए, सेमेस्टर जो आपका 6 मंथ है उसमें कितना कंप्लीट होना चाहिए, और एनुअल कितना कंप्लीट होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और उससे हम लोग चेक करते हैं कि कितने समय में सॉफ्टवेयर कहां तक पहुंचा है और इसकी प्रोग्रेस कैसी है. ठीक है ना, आप जानते हैं कि ये जो काम होते हैं ये डेडलाइन बेस्ड वर्क होते हैं. मींस टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ फाइनाइट टाइम. ठीक है ना, चाहे आप दिन भर काम कीजिए, रात भर काम कीजिए, 1 घंटे में कीजिए, बट यू हैव टू अचीव योर टारगेट. ठीक है ना, दीज आर स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर. राइट, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट को आते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, हमने कल बात किया हुआ था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में. हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ था. हमने कहा था कि व्हाट इज अ मॉड्यूल. मॉड्यूल का मतलब होता है अ लार्ज प्रॉब्लम व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय अ सिंगल डेवलपर इज फ्रैगमेंटेड इनटू पीसेज एंड पीसेज आर सच दैट ईच पीस आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. ठीक है ना, और अगर दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम को पैरेलली सॉल्व किया जा सकता है. और ये छोटे छोटे जो मैनेजेबल पार्ट है जिसमें हमने प्रोग्राम को ब्रेक किया हुआ है, दीज आर नोन एज मॉड्यूल्स. ठीक है ना, मॉड्यूल्स को एक एक मॉड्यूल्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग मर्ज करेंगे, और मर्ज जब करेंगे तो हमको पूरे प्रॉब्लम की सलूशन मिल जाएगा. ठीक है ना, तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो पहला अप्रोच आपका जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो कौन सा अप्रोच है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. ठीक है ना, इस अप्रोच में क्या करते हैं, हमने बताया कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, बड़ी सी प्रॉब्लम को हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एक इंडिविजुअल सॉल्व नहीं कर सकता है, तो लार्जर प्रॉब्लम will decompose into smaller manageable parts with assumption that if you take intersection of two modules it is phi.
ठीक है ना। और जब दो मॉड्यूल का इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब कि दोनों मॉड्यूल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकती हैं। तो अगर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, देन ऑन बोथ मॉड्यूल वी कैन वर्क पैरेलली, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये वैसे ही काम हुआ कि अगर एक काम को 10 लोग जो है काम करके खत्म करते हैं, तो अगर आप 100 लगा देंगे तो जो काम है वो क्या हो जाएगा, जितना पहले टाइम लग रहा था उसका 1/10 टाइम में कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच में इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मॉड्यूल अप्रोच यूज करते समय कि अगर आपने मॉड्यूल्स का यूनियन लिया तो मॉड्यूल्स का यूनियन क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर दो मॉड्यूल का इंटरसेक्शन जो है फाई नहीं है, इसका मतलब कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड करता है, और इफ one module is interfering other module, then definitely you are not going to work parallelly, ठीक है ना। तो पैरेलली तभी हम लोग काम कर सकते हैं जब क्या हो, जब सारे मॉड्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सेकेंड प्रोग्रामिंग अप्रोच इज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अप्रोच, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को एक हम लोग और नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। दोनों एक ही चीजें हैं। अगर आपसे कहा जाता है सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है, तो दोनों एक ही चीजें। इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच में क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद फंक्शंस को लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम को नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कोडिंग जो है पैरेलल तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच कर रहे हैं तो पैरेलली कोडिंग ना होने के कारण अगर लंबी प्रॉब्लम है तो लंबी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अधिक जो है टाइम कंज्यूम होगा। तो फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर दिस अप्रोच इज नॉट सुटेबल, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरी प्रोग्रामिंग अप्रोच पर जाएंगे, एंड दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर लार्जर प्रॉब्लम, एंड दैट इज कॉल्ड उप्स। उप्स इसका नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में उप्स बोलते हैं। उप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। थर्ड अप्रोच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, लेकिन लैंग्वेज के साथ हमारा जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, आवर प्रोग्रामिंग अप्रोच इज आल्सो डिफरेंट, ठीक है ना। तो अगर आप लैंग्वेज की हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो सपोर्ट करती थी वो थी C++, ठीक है ना। और जानते हैं कि जब भी whenever any good thing happen it persists for a long time, ठीक है। अच्छी चीजें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लंबे समय तक सरवाइव करती हैं, और जो चीजें अच्छी नहीं हैं वो टाइम के साथ फेड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो C++ जो है 1983 में आई, तो इसमें जो एक फीचर था उसके पहले की लैंग्वेजेस में ये फीचर नहीं था, ठीक है। उसके पहले की लैंग्वेजेस में ये फीचर नहीं था कि लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है तो C++ पहली बार इसको लाया, तो ये फीचर इसके बाद जितनी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड हुई, all language introduced after C++ come with a specific feature that all language almost support object oriented programming approach, ठीक है ना। C++ के बाद जितनी लैंग्वेज मार्केट में आई हैं, हर एक लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर लाया ही गया है, ठीक है ना। तो
क्योंकि ये बेहतर फीचर था। बेहतर फीचर क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फीचर ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है ना, कोड का आप रीयूज कर पा रहे हैं। तो अगर कोड की रीयूजेबिलिटी हो रही है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, तो ये अप्रोच एक नए फीचर के साथ आया, तो ये अप्रोच लंबे समय तक रहेगा। और आप देखेंगे कि C++ के बाद जितनी लैंग्वेज आई हैं, ऑल लैंग्वेज सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। ठीक है ना, सारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है। अब दिमाग में आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है क्या? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच? एनी लैंग्वेज व्हिच सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टी। ठीक है ना, पहला इनकैप्सुलेशन हो। दूसरा फीचर क्या होना चाहिए? अब्स्ट्रैक्शन हो। इनकैप्सुलेशन, सेकेंड फीचर इज अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड फीचर इज इनहेरिटेंस एंड फोर्थ फीचर इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना, एक लैंग्वेज जिसमें 4 फीचर हो, एनी लैंग्वेज which has 4 features. First one is encapsulation, second one is abstraction, third one is inheritance, and fourth one is a polymorphism. ठीक है, ये जिस लैंग्वेज में 4 फीचर्स होंगे वो लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज हो जाएगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। और ये जो ऑप्शन, ये जो आपने 4 फीचर्स हमने लिखे हुए हैं, जो आप नाम सुन रहे हैं, ये ऐसे फीचर्स हैं जो 100% कोई भी लैंग्वेज सेटिस्फाई नहीं करती। नो लैंग्वेज सेटिस्फाई ऑल 4 प्रॉपर्टी 100%। ठीक है ना, तो अगर कोई लैंग्वेज 100% इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती, देन यू कैन से नो लैंग्वेज इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? एक आइडिया है। ठीक है ना, लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना, इट इज अ आइडिया। ठीक है ना, अब कोई लैंग्वेज जो है 80% तक उस आइडिया को सपोर्ट करती है, कोई 90% तक, एंड सम सपोर्ट 99% object oriented. So a language can be closer to object oriented, but only name, आप एक नाम सुन लीजिए, सिमुला एक लैंग्वेज है। ठीक है, सिमुला is a theoretical language which satisfy all properties accurately 100%. So सिमुला is pure object oriented language, लेकिन ये सिर्फ theoretical language है, ये मार्केट में यूज उतना नहीं होती फॉर द प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, वो उतना यूज नहीं होती। बाकी जितनी लैंग्वेज हैं, दे आर क्लोज टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट यू कैन नॉट से इट इज अ प्योर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्योंकि जो 4 फीचर्स हैं, इस 4 फीचर्स में आप देखेंगे, हम आपको धीरे धीरे करके दिखाएंगे कि कौन कौन से फीचर जो है लैंग्वेज 100% सेटिस्फाई करता है, कौन से फीचर सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है ना, अब इन 4 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दीज 4 प्रॉपर्टीज, वी रिक्वायर 2 थिंग। ठीक है ना, पहला व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के डिटेल में जाने के पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू डिटेल ऑफ दीज प्रॉपर्टी, वी मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ठीक है ना, तो कोई भी लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करती है तो उसमें क्या होना चाहिए? क्लास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो कहानी यहीं से शुरू होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी की।
ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, यहीं से डेफिनेशन शुरू होती है। पहले हम लोग एलिमेंट्री डेफिनेशन की बात करेंगे, एंड वंस वी हैव डन एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री डेफिनेशन, देन वी विल मूव टुवर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने कल बताया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कल हमने बताया था, बहुत क्लियर कट आइडिया हमने दिया था कि एनी एंटिटी, ठीक है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनी एंटिटी which has volume in space is object। ठीक है, जिस चीज का स्पेस जिस उड़ गया, अच्छा हाँ वो बेकार है। एनी एंटिटी which has volume in space is an object। जिस चीज का वॉल्यूम होगा स्पेस में वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने बताया था कि हम लोग किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, वन एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, पहला होता है एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है, सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट, एक होता है एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी। डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, उसकी विशेषताएं बताएगा, एंड एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी बेसिकली फोकस ऑन इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी रादर देन डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने कहा कि दो सेब हैं, ठीक है ना, we have two apple, dimension wise both apples are same, color wise same, texture wise same। अब जितनी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ये सारे चीज सेम है, लेकिन बाय एग्जिस्टेंस वी हैव टू डिफरेंट एप्पल्स। ठीक है ना, तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी कैन नॉट फॉर्म अ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि लेट अस से दिस वन इज अ ब्लैक पेन। ठीक है ना, तो ये देखिए दिस इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका वॉल्यूम है स्पेस में, सो इट इज अ ऑब्जेक्ट। बट बीइंग ब्लैक, ठीक है ना, बीइंग अ ब्लैक इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो ब्लैक है, ब्लैकनेस इज अ डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? तो डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी जो है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी से ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं होगा, ऑब्जेक्ट किससे डिसाइड होगा? एग्जिस्टेंशियल प्रॉपर्टी से। तो ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा एक बार हम लोग सबसे बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। रीना, यस सर। सृष्टि साहू, उमेश चौहान, विधि श्रीवास्तव, यस सर। और लोग कहाँ भाग गए भाई? पकड़ के लाओ सब लोगों को कहो जब सारी कहानी खत्म हो जाएगी तब आके क्या करेंगे? ठीक है सर, यूट्यूब से पढ़ते हैं सर। है? यूट्यूब से पढ़ते हैं सर, आपके चैनल से। अरे ठीक है, लेकिन जो है ऑनलाइन आओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाद में पढ़ने से जो है वो तो ठीक है, लेकिन मतलब जो है ऑनलाइन आओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो इतनी चीजें समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्लास की बात करेंगे। ठीक है, क्लास की बात करेंगे। क्लास का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, क्लास क्या है? व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने कहा कि एक पेन हमारे पास ये है, सर एक पेन जी, ये पेन है, दो पेन है, तो दोनों का जो नेचर है वो सेम। ठीक है ना, दोनों का जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर सेम। जैसे आपने देखा एक पेन दूसरी कंपनी की है, दूसरी कंपनी की है, लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है। ठीक है ना। जैसे एट्रीब्यूट्स क्या है, एक एट्रीब्यूट हो सकता है पेन का कलर, इसका कलर, और दूसरा ये हो सकता है इसका जो पॉइंट का डायमेंशन है वो कितना, डायमीटर है वो कितना है। तो ये सिमिलर क्लास हो गया, सिमिलर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। हमने इस तरीके से 10 पेन का एक कलेक्शन बनाया। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।